गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अर्थ आईक्यू के ऑफिशियल चैनल पर। मैं अजय दुबे आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारी 28 जुलाई का जितना भी कंटेंट था करंट अफेयर का, उसके एमसीक्यू और उसकी थ्योरी को लेकर के आज हम क्लास लेंगे। और सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे भाई कि कौन कौन से क्वेश्चंस, और फिर उन क्वेश्चंस के माध्यम से उनकी क्या थ्योरी होगी, क्या आंसर होगा। इसी फॉर्मेट में हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जो भी बच्चे एक बार जुड़ गए हैं उनका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। देख लेते हैं भाई कौन कौन जुड़ गए हैं। सुप्रिया, आकृति और अनूप शर्मा, गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माधुरी कौशिक, गुड मॉर्निंग माधुरी जी। कंप्यूटर वाला जी, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। और हिमांशु यादव, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ऑलरेडी अपन लेट हैं थोड़ा सा। तो देखो, 28 जुलाई कल का जितना भी आपका द हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी आपका न्यूज अपडेट था, वो सारा का सारा करंट अफेयर आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो आज आपका हमारा जो पहला सवाल है, साथ साथ में आपको क्या करना है कि भाई अपना आंसर भी देना है। तो भाई आंसर करते चलिएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जैन जी का एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट भारत में देखने को मिला। तो उसके लिए जुलाई 2026 में गठित परीक्षा सुधार टास्क फोर्स, एक टास्क फोर्स यहाँ पर मोदी जी के द्वारा गठित की गई है। तो परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो कौन इसका सबसे पहले जो आंसर करेगा वही आज की क्लास का विनर भी कहलाएगा। तो भाई जुलाई 2026 में गठित परीक्षा टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है अपने पास एस सोमनाथ, दूसरा ऑप्शन है नंदन नीलेकणी, अनीता करवाल और अमृतलाल मीणा। इन चारों में से परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? हाँ भाई, जल्दी से अपने अपने आंसर कीजिए और एक बार जो भी बच्चे देख रहे हैं वो क्लास को शेयर भी कर दीजिए। तो देखो, मैं इसका आपको बता दूं कि अभी आपका नीट का पेपर लीक हुआ था। भाई नीट के पेपर लीक को लेकर के एक काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन भारत में देखने को मिला। उसके बाद में मोदी जी ने एक एंटी पेपर लीक बिल भी आपका किसमें पेश किया है? संसद में पेश किया है। और उसके तहत एक टास्क फोर्स गठित की जाएगी और उस टास्क फोर्स का ये काम रहेगा कि भाई वो 3 महीने के भीतर भीतर पेपर लीक जैसी घटनाओं की जांच करे और उस पर अपनी सुनवाई को पूरा करे। तो इसके लिए अभी एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसके नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? हिमांशु और कंप्यूटर वाला, माधुरी कौशिक, अनूप। भाई अपना अपना आंसर भेजिए आप लोग जल्दी से फटाफट। देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि अभी जो हमारी परीक्षा सुधार टास्क फोर्स है, वही परीक्षा सुधार टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए एक 6 सदस्यीय, यहां से हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलना, एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का क्या किया गया है? गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष नंदन नीलेकणी को बनाया गया। और नंदन नीलेकणी जो है वो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। कौन है? इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अब इसका गठन क्यों किया गया ये आपको भी मालूम है कि नीट यूजी पेपर लीक सहित परीक्षा सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर उठे विवाद और देशव्यापी चिंताओं को लेकर के ये बनाया गया। इसका उद्देश्य है कि भाई जो हमारा परीक्षा प्रणाली है वो अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो, सुरक्षित, तकनीकी सक्षम हो, विश्वसनीय हो। तो ये सब इन उद्देश्यों के साथ में इसको क्या किया गया है? एक टास्क फोर्स गठित की गई है। इसके अगर मैं प्रमुख सदस्यों की बात करूं तो भाई देखो, अध्यक्ष सहित इसमें 6 सदस्य हैं। तो अध्यक्ष हो गए आपके नंदन नीलेकणी, लेकिन इसके जो 6 सदस्य हैं, एस सोमनाथ, तो एस सोमनाथ हमारे इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तपन डेका, ये आईबी के पूर्व निदेशक हैं। वी कामकोटी, ये आईआईटी मद्रास के निदेशक रह चुके हैं। अनीता करवाल पूर्व एजुकेशन सेक्रेटरी रही हैं आपकी। और अमृतलाल मीणा जो हैं वो पूर्व सचिव सचिव कोयला मंत्रालय। तो ये 5 सदस्य हैं जिनको परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का सदस्य बनाया गया है और इसके अध्यक्ष के तौर पर नंदन नीलेकणी को नियुक्त किया गया है। तो माधुरी कौशिक ने नंदन नीलेकणी आंसर भेजा है। दिव्या सिंह शेखावत, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का अपना जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा कि अभी हाल ही में मोदी जी ने नंदन नीलेकणी, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, बस इतना याद रखिए, इन्फोसिस के को फाउंडर या सह संस्थापक, इनका संबंध कौन सी कंपनी से रहा है? इन्फोसिस से रहा है। इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना
अगला सवाल है कि द्वितीय ब्रिक्स यानी कि द्वितीय ब्रिक्स साइंस एकेडमीज फोरम 2026 का आयोजन कहां पर किया गया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और जल्दी से जवाब देना। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास में। रिद्धि राठौर गुड मॉर्निंग। तो भाई आंसर भी करते चलिए आप लोग, सही गलत जो भी हो कम से कम एक बार आंसर करेंगे तो वो लाइफ टाइम याद रहता है। तो आपका द्वितीय ब्रिक्स साइंस एकेडमी फोरम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी कानपुर। फटाफट बताइए, 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए सभी लोगों का। 10 सेकंड का टाइम मिलेगा केवल। अभी हाल ही में ब्रिक्स द्वितीय साइंस एकेडमी फोरम 2026 इसका आयोजन कहां पर किया गया है। तो देखिए इसका जो आयोजन किया गया है बेटा वो किया गया आईआईटी हैदराबाद में। देखिए ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 ये इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स से संबंधित जितनी भी बैठक जितने भी फोरम आपके इंडिया में होते हैं वहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। हिमांशी शेखावत राधे राधे बेटा, और आंसर भी करना है आप लोगों को साथ साथ में। आईआईटी हैदराबाद प्रियांशी ओला ने किया है, माधुरी कौशिक हैदराबाद। हाँ वेरी गुड। तो देखिए ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 इसका जो आयोजन था वो 22 से 23 जुलाई 2026 को आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद कौन से राज्य में है, तेलंगाना में है, यहां पर किया गया। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी बहुत सारे सम्मेलन बहुत सारे कार्यक्रमों की आपसे थीम पूछी जाती है। तो भाई इसकी जो थीम होगी वो क्या होगी, सतत विकास हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई उपयोग एवं ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करना। अब इसके अलावा और भी चीजें याद रखिए कि भाई इस ब्रिक्स साइंस इकोनॉमी फोरम में क्या क्या हुआ। तो इसमें ब्रिक्स सीसीआई डब्ल्यूई ने वाइज श्वेत पत्र जारी किया। अब वाइज श्वेत पत्र आपका क्या है, आपसे पूछेगा वाइज श्वेत पत्र क्या है। तो हिमांशु यादव ने भी सी आंसर किया, वेरी गुड। तो वाइज श्वेत पत्र का मतलब है कि वुमेन इन इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्वेत पत्र जारी किया है जिसका उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। इसके साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। ये तो होगी विज्ञान अकादमी फोरम। ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक, तो भाई इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की थी। इसके अलावा ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की गतिविधियां, तो ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी की आईजीबी बैठक एवं पारंपरिक एवं स्वदेशी ज्ञान प्रणाली सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है, तो वो भारत ने की है। तो भाई ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। इस वाले में ब्रिक्स में आपके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ब्रिक्स गृह या आंतरिक मामलों के मंत्रियों की जो बैठक है ये भी आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसलिए इस क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। आईआईटी हैदराबाद में ब्रिक्स साइंस एकेडमिक फोरम 2026 की बैठक का आयोजन किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है आपका। अगला सवाल है हमारा, अभी हाल ही में सारनाथ को क्या किया गया है, यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। भाई जब से सारनाथ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गया है तो यह भारत का कौन सा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस बार थोड़ी सी ज्यादा बनती है क्योंकि जब भी यूनेस्को में हमारा कोई भी स्थल शामिल होता है, रामसर साइट में शामिल होता है, तो वहां से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो बताइए यूनेस्को ने अभी हाल ही में सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है और जब से सारनाथ शामिल हुआ तो अब भारत के कुल कितने ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो चुके हैं। प्रियांशी ओला ने आंसर किया 45, दिव्या ने आंसर किया 45, और किसी का आंसर, हिमांशी शेखावत, माधुरी कौशिक ने भी 45 आंसर किया है। हिमांशु भाई आंसर बिल्कुल आपका सही है। अगर क्वेश्चन ऐसे ना पूछा जाए, ऐसे पूछ ले कि भाई यूपी में यूनेस्को ने कितने विश्व धरोहर स्थलों को शामिल कर लिया है अब तक, तो यूपी के टोटल 4 हैं इसमें शामिल। उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं, 4, लेकिन इंडिया के टोटल कितने हो गए हैं, अब 45 हो गए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सारनाथ के बारे में जान लेते हैं कि भाई सारनाथ क्यों फेमस है, इसको क्यों शामिल किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में चर्चा में रहने का कारण इसका ये रहा कि यूनेस्को ने इसको अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो एक क्वेश्चन तो ये बेसिक सा बनेगा, अनूप ने भी 45 आंसर किया है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी सारनाथ को जब शामिल किया गया तो ये जो बैठक हुई यूनेस्को की, ये कहां पर आयोजित की गई? तो दक्षिण कोरिया में एक शहर पड़ता है आपका बुसान। तो बुसान में एक बैठक का आयोजन किया गया, विश्व धरोहर समिति का 48वां सत्र, इसी के दौरान इसको इस सूची में शामिल किया गया है। जब से सारनाथ यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है, ये भारत का 45वां स्थल बन गया है और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थल बन गया है। भाई यूपी का चौथा, भारत का 45वां। अब इससे पहले यूपी के 3 कौन कौन से थे जिन्हें इसमें शामिल किया गया? तो इससे पहले आगरा का ताजमहल, आगरा का लाल किला, आगरा की फतेहपुर सीकरी, यानी कि जो बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी को, आगरा किले को और ताजमहल को, ये तीनों जो स्थापत्य के उदाहरण हैं, ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। अब सारनाथ को शामिल कर लिया गया तो भाई यूपी का चौथा हो जाएगा ये। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। सारनाथ को 1998 में 1998 में यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया था, या ये कहें कि अपनी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था। कब? 1998 में। अब इस समय शामिल किया गया 2026 में, लेकिन इसका नॉमिनेशन कब ले लिया गया था? 2025 में, जनवरी में। अब इसका महत्व की बात कर लें सारनाथ की, तो भाई सारनाथ वो स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ में दिया। और इनके पहले उपदेश को ही हम किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसके मान्यता का आधार यह है कि भाई इसके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य को यहाँ पर मान्यता मिली है। तो जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्स वैल्यू है वो उसके आधार पर ये शामिल किया गया है। भाई और किसी का कोई क्वेश्चन? अनूप ने आंसर भेजा है, यही भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद पहला उपदेश दिया था। तो एक चीज और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हिस्ट्री का ही है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? ये सवाल और बता देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा थी? तो अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर गई है। द्रौपदी मुर्मू कितने देशों की यात्रा पर गई हैं? 3 देशों की। वो 3 देश कौन कौन से हैं? और उनमें से एक देश ऐसा है जहां पर भारत का राष्ट्रपति ही पहली बार गया 1950 से लेकर के अब तक। तो 1950 से लेकर के 2026 तक भारत का ऐसा कौन सा पहला राष्ट्रपति है जिसने उस देश की यात्रा की है? तो ऑप्शन है आपके रोमानिया, मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और बुल्गारिया। इनमें से किसी भी भारतीय राष्ट्रपति ने पहली बार उस देश की आधिकारिक यात्रा की, तो वो देश कौन सा है आपका? दिव्यांशी, प्रियांशी, माधुरी, अनूप। बी आंसर किया है मालदोवा। और बाकी बच्चे? प्रियांशी ओला। आपने 5 स्टूडेंट को दिया सर। क्या दिया आपने 5 स्टूडेंट को? हाँ, कौन कौन से थे वो? अब इसका बताइए, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने अभी पहले, ऐसा कौन सा देश है कि भाई वहां पर भारत का राष्ट्रपति पहली बार गया है? वेरी गुड। चलिए तो देखिए 3 देश कौन कौन से जिनकी अभी यात्रा की है। तो देखो पहला देश है मोल्दोवा, लेकिन मोल्दोवा वो पहला देश नहीं है जिसकी यात्रा की है। उत्तरी मैसेडोनिया, तो भाई उत्तरी मैसेडोनिया वो देश है जहां पर भारत का कोई राष्ट्रपति पहली बार गया है। तो किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा उत्तरी मैसेडोनिया होगा इसका आंसर। मोल्दोवा गलत है आप लोगों का सबका, बी गलत है। क्या आंसर होगा इसका? सी आंसर होगा, उत्तरी मैसेडोनिया। तो भाई उत्तरी मैसेडोनिया में भारतीय राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा है। अब देखो सबसे पहले मोल्दोवा गई हमारी राष्ट्रपति, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं माइया सांडू, इन्होंने इनका स्वागत किया। और यहाँ पर मोल्दोवा के साथ में एग्रीकल्चर, हेल्थ, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई और इनोवेशन में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जारी की गई। और भारत ने 3S रोड मैप, ये RAS और PCS के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भारत ने 3T
एस रोड मैप किस देश के साथ में प्रस्तुत किया है? तो 3S रोड मैप जो होता है, 3TS का मतलब है ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट। तो ये मोल्दोवा के साथ में। उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा थी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोरदाना सिल्जानोवस्का दावकोवा, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हैसितियान मिकोस्की। तो इन दोनों से इन्होंने मुलाकात की। और उत्तरी मैसेडोनिया का एक शहर है स्कोपजे, तो भाई स्कोपजे शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया तथा भारत और उत्तरी मैसेडोनिया बिजनेस फोरम को संबोधित भी किया। इसके बाद तीसरा देश था आपका रोमानिया। भाई रोमानिया की यात्रा की इसके बाद। अब रोमानिया में लगभग 30 वर्षों के बाद में कोई भारतीय राष्ट्रपति आपका गया है। यहाँ पर हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है, यहाँ के एक सबसे सर्वोच्च सम्मान है डॉक्टर ऑनरीज कौसा अवार्ड, इससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर साइंस एंड टेक, एजुकेशन और गेम से जुड़े 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 2028 को, ध्यान से समझ लेना, 2028 को भारत रोमानिया नवाचार वर्ष घोषित किया गया है। किस वर्ष को भारत रोमानिया नवाचार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो 2028 को घोषित किया गया है। इसलिए हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उत्तरी मैसेडोनिया होगा, जहां पर कोई भारतीय राष्ट्रपति पहली बार गया है। इनके साथ में मोल्दोवा के साथ में क्या हुआ है? 3TS समझौता हुआ है। अब 3TS ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट। और रोमानिया के साथ में अगर रोमानिया की बात करूं तो भाई 2028 को भारत रोमानिया वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। यहां तक क्लियर है? अब अगला सवाल देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभी वियोना फिनटेक को भारत कनेक्ट के द्वारा किस रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है? ये अच्छा सवाल है। अनूप, दिव्या, प्रियांशी, ओला। प्रियांशी आंसर नहीं किया तुमने इसका। अभी वियोना फिनटेक को भारत कनेक्ट के द्वारा किस रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है? अब ये शॉर्ट में यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा होगा तो BOU, PSP, COU या PPI। 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बताइए। दिव्या सिंह ने आंसर किया है BOU, बी आंसर। अनूप ने बी किया है। चलिए देख लेते हैं वियोना फिनटेक को। तो देखो वियोना फिनटेक जो है इसको भी भारत कनेक्ट, इसका पुराना नाम था BBPS, इसने क्या किया है? कार्य करने की अनुमति दी है। तो वियोना फिनटेक को भारत कनेक्ट, जिसका पूर्व नाम BBPS, द्वारा कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट, किसके रूप में? कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में, अर्थात COU के रूप में। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? यहां पर C होगा। तो कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में कार्य करने को मंजूरी दी है। इससे कंपनी पूरे भारत में इंटर ऑपरेबल डिजिटल बिल भुगतान सेवाएं प्रदान करेगी। अब देखो कौन कौन सी सेवाएं ये प्रोवाइड करवाएगी। ये हमारी जितने भी बिजली के बिल्स होते हैं, पानी के बिल्स हो गए, गैस, ब्रॉडबैंड, मोबाइल रिचार्ज, DTH, बीमा प्रीमियम हो गया, EMI हो गई, हमारी शिक्षा एजुकेशन फीस हो गई, इन सब के भुगतान के लिए हमें क्या करेगा? एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ ही इंटीग्रेशन अगर इसने किस किस के साथ में किया है तो ये भी देख लीजिए। हमारी NBFC हैं, बैंक्स हैं, फिनटेक कंपनियां हैं, सरकारी संस्थान वियोना के प्लेटफॉर्म से भारत कनेक्ट सेवाओं से जुड़ सकेंगे। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो कंपनी के पास पहले से NPCI के UPI स्विच, IMPS, बैंकिंग कनेक्ट, BOU एवं eKYC सेतु प्रमाणन उपलब्ध हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वियोना फिनटेक का, वो हैदराबाद तेलंगाना में है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो देख लीजिए भाई कौन कौन सी सर्विस ये हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो ये बिजली के बिल्स आप इसके माध्यम से भर सकते हैं, पानी के बिल्स हो गए, गैस, ब्रॉडबैंड, मोबाइल रिचार्ज, DTH, बीमा प्रीमियम, शिक्षा शुल्क। तो ये आपकी सुविधाजनक, सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल बिल भुगतान समाधान सेवा आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाएगी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों, हाँ बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, हमें क्वेश्चन भी सारे करने हैं।
तो मैं ज्यादातर कमेंट्स देखो, EIL एवं CSIR-IMMT के बीच हस्ताक्षरित OMU मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी CISR और IMMT के बीच में एक MOU साइन किया गया है, वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? पहला है रक्षा अनुसंधान, दूसरा है महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज, तीसरा है कृषि अनुसंधान और चौथा है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो भाई किससे संबंधित है आपका? कविता कंवर जी, गुड मॉर्निंग कविता जी। तो बताइए, अभी हाल ही में CSIR और EIL के बीच में एक MOU साइन किया गया है, जो किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी, मिनरल्स या डिफेंस रिसर्च से संबंधित है? बताइए। किससे संबंधित होगा? बी आंसर आया है दिव्या का। तो चलिए देख ही लेते हैं बढ़िया से, तुक्का मत मारिए। अभी दो कंपनी याद रखिए, EIL और CSIR, दो संस्थाएं आपके, इनके बीच में महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर के क्या हुआ है? एक MOU साइन किया गया है। महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर के क्या किया गया? एक MOU साइन किया गया है। अब आंसर देख लेता हूं किस किस के क्या आंसर आए। एक तो अखिलेंद्र प्रताप के D आंसर आया है, माधुरी कौशिक का B आया है और हिमांशु का C आया है। दोनों का गलत है, अखिलेंद्र का सही है। खनिज, तो खनिज कौन से नंबर पे दे रखे हैं आपके? हाँ B, सॉरी, B जिन्होंने किया है उनका सही है, बाकी सबका गलत है। हाँ, माधुरी कौशिक का सही है। आपके किस पर? महत्वपूर्ण खनिजों के ऊपर एक क्या किया गया? MOU साइन किया गया। तो देखो, CSIR IMMT जो है वो भुवनेश्वर की एक कंपनी है, इसने अभी इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड और CSIR IMMT के बीच में भुवनेश्वर उड़ीसा ने महत्वपूर्ण खनिज और रणनीतिक खनिजों के अनुसंधान एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण MOU साइन किया है। अब इसमें कौन कौन से खनिज शामिल होंगे? तो देखिए, इसका उद्देश्य है खनिज प्रसंस्करण, मिनरल्स प्रोसेसिंग, निष्कर्षण धातुकर्म यानी कि एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी एवं क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन में सहयोग बढ़ाने को लेकर के, या इस उद्देश्य से इसका क्या किया गया? समझौता किया गया। इस पर मुख्य फोकस जो किया जाएगा वो तकनीकी विशेषता को आदान प्रदान करना, क्षमता निर्माण करना, स्केल अप करना और पायलट एवं व्यावसायिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना। दो लोगों ने साइन किया है, एक राजीव अग्रवाल जो किसके अध्यक्ष हैं? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, और दूसरे हैं आपके रामानुज नारायण जो CSIR IMMT के अध्यक्ष हैं। अब क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के अनुसंधान, विकास एवं नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया है? MOU साइन किया गया है। और बाकी MOU EIL ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी एक समुद्री क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास, ये मैंने आपको कल जब पढ़ाया था 26-27 तारीख का करंट अफेयर, उसमें आपको समझा दिया था कि भाई एक समझौता इन्होंने और किया है। मेरा भी सही है सर, वेरी गुड। इसके साथ में विकास आधुनिकीकरण और तकनीकी परामर्श हेतु एक MOU साइन किया था। इसके अलावा DGMA के साथ में तो समुद्री क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास, उनके आधुनिकीकरण और तकनीकी परामर्श के लिए DGMA के साथ में समझौता किया। और यहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी एक इसने MOU साइन किया है। तो 3 MOU CSIR ने अभी हाल ही में किए हैं, और कौन कौन सी संस्थाओं के साथ किए हैं ये आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए, हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो B हो जाएगा, महत्वपूर्ण खनिज एवं रणनीतिक खनिज। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है कि बिनिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट को कस्टम्स पोर्ट घोषित करने वाली संस्था कौन सी है? तो अभी आपका जो बिनिंजम एयर वो है सी पोर्ट है, ये आपका किस राज्य में स्थित है? इसको अभी सी पोर्ट को कस्टम पोर्ट का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा देने वाली कौन सी संस्था है? सेबी, DGFT, CBIC या RBI? किस संस्था ने बिनिंजम बंदरगाह को कस्टम पोर्ट का दर्जा दिया है? जल्दी से बताइए भाई। बिनिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि भाई ये जो एयरपोर्ट, ये जो आपका बंदरगाह है, ये किस राज्य में स्थित है और इसे कस्टम बंदरगाह घोषित किया गया है। तो ऐसा घोषित करने वाली कौन सी संस्था भारत में कार्यरत है, या कौन सी संस्था के द्वारा इसको घोषित किया जाता है?
सिविक आंसर आया दिव्या का। और किसी का भाई? अरे गलत सही जैसा भी आता है कम से कम किया करो। जी आंसर आया अनूप का। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिद्धि राठौर ने भी सी किया है। देखो बिनिंजिम बंदरगाह, पहली बात तो ये देखिए कि आपका जो बिनिंजिम बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है। इसको एक्जिम संचालन की मंजूरी मिली है। एक्जिम संचालन का मतलब होता है कि अब यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी है वो आपकी लगना स्टार्ट हो जाएगी, या ये कहूँ कि भाई कस्टम या सीमा शुल्क बंदरगाह के रूप में इसको विकसित किया गया है। तो ये बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। बिनिंजिम बंदरगाह की अगर लोकेशन पूछी जाए कि भाई बिनिंजिम बंदरगाह आपका कहाँ पर स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। संजय सिंह सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन, अब जाके रिप्लाई आ रहा है आपका, काफी लेट हो गया, वो 3-4 क्वेश्चन निकल गए तब से। तो अनूप शर्मा 18 अगस्त 2026 से यहाँ निर्यात और आयात चालू होगा। वेरी गुड। देखो 2026 में ब्रिंजिंग इंटरनेशनल सीपोर्ट केरल को सिविक से, यानी कौन सी कंपनी ने दर्जा दिया इसको? सिविक ने। तो सिविक से 18 अगस्त 2026 से निर्यात आयात यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने की मंजूरी मिली है। सिविक ने इसे सीमा शुल्क बंदरगाह घोषित किया है। इसका महत्व अगर देखें कि भाई सीमा शुल्क बंदरगाह में घोषित करने के पीछे महत्व क्या होते हैं, तो इसका पहला महत्व यह है कि विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब पर हमारी जो डिपेंडेंसी है भारत की वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इससे भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा। दूसरा, ये एक पीपीपी मॉडल पर आधारित केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स द्वारा विकसित किया गया बंदरगाह है। तो ये आपका कौन से आधार पर? पीपीपी मॉडल पर आधारित एक बंदरगाह है जो केरल की सरकार और अडानी पोर्ट्स के द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगर एक नजर में देखें कि बिनिंजिम पोर्ट आपका कहां पर है? केरल में है। कब मंजूरी मिली इसको? 18 अगस्त 2026 को। किसके द्वारा घोषित किया गया? सिविक के द्वारा। और प्रारंभिक संचालन यहां से 18 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगा। कब होगा? 18 अगस्त 2026 से यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहां से स्टार्ट हो जाएगा, जिससे भारत की डिपेंडेंसी विदेशी या ये कहें कि ग्लोबल या फॉरेन ट्रांसशिपमेंट हब पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और भारत का इससे ग्लोबल ट्रेड या वैश्विक व्यापार भी बढ़ेगा। सी आंसर किया संजय ने सी आंसर किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर, हाँ पूरा ही चेप देते हो तुम। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर जो आंसर होगा इसका क्या हो जाएगा कि इसको घोषित करने वाली संस्था कौन सी है? सिविक है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि जुलाई 2026 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो काफी चहल पहल के बाद में जैन जी का जो प्रोटेस्ट हुआ नीट पेपर लीक को लेकर के, जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड ये रखी गई कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके स्थान पर नए शिक्षा मंत्री के तौर पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है या उनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है शिक्षा मंत्रालय का? तो धर्मेंद्र प्रधान तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन यहीं पर क्या हो जाता है? ये कट। अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनमें से किस व्यक्ति को क्या किया गया है? अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किसका? शिक्षा मंत्री का। तो संजय सिंह ने सबसे पहले आंसर किया है सी। हिमांशु यादव ने आंसर किया है सी। माधुरी कौशिक सी। लगता है आप लोग ये वाली न्यूज कुछ ज्यादा ही देख लियो है ना, और ऐसे ऐसे नारे लगाए गए इस आंदोलन में जो कि एक एजुकेटेड पर्सन को शोभा नहीं देता है। तो देखो धर्मेंद्र प्रधान हमारे अब क्या हो गए? पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए। इन्होंने तो इस्तीफा दिया है, और इनके स्थान पर नए शिक्षा मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो प्रहलाद जोशी जो हैं धर्मेंद्र प्रधान के बाद में आपके नए शिक्षा मंत्री बने हैं। तो हिमांशु ने आंसर कर दिया है, माधुरी कौशिक सी, दिव्या शेखावत, प्रहलाद जोशी, संजय सी, दिव्या सिंह जी सर। हाँ, तो प्रहलाद जोशी याद रखिएगा। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में।
देखो, प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। जुलाई 2026 में प्रहलाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान ने अभी इस्तीफा दिया नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर के। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पर्सनल रीजन से इस्तीफा दे रहा हूं। और 2-3 नियुक्तियां और याद रखिएगा। अभी पहली नियुक्ति है नरेश पाल गंगवार की। तो नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। क्या बनाया गया है? उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टीके अनिल कुमार को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव बनाया गया है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, या ये कहूं एजुकेशन क्षेत्र से संबंधित आपकी 3 अपॉइंटमेंट हुई हैं, जिनमें पहली अपॉइंटमेंट है प्रहलाद जोशी की, जिनको अतिरिक्त शिक्षा मंत्री का प्रभार दिया गया है, और नरेश पाल गंगवार उच्च शिक्षा सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा टीके अनिल कुमार स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता सचिव यहां पर घोषित किए गए हैं। रीना कुमारी, जय महाकाल, देवेन आरजो, गुड मॉर्निंग देवेन जी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि स्टारशिप के 13वें परीक्षण के दौरान पहली बार स्टारशिप के 13वें परीक्षण के दौरान पहली बार कितने स्टारलिंक V3 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं? तो ये तो कल परसों की घटना है। एक साथ कितने किए गए हैं? 10, 15, 20, 25। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रीना कुमारी, जय महाकाल, और संजय सिंह 15 आंसर आया संजय का, गलत है। संजय जी 15 गलत है। कविता कंवर ने सी आंसर किया है 20। वेरी गुड। दिव्या सिंह शेखावत ने भी सही आंसर किया है 20। कितने बच्चे सही आंसर करेंगे इसका देखते हैं। देखिए, अभी स्टारशिप के 13वें परीक्षण के दौरान स्टारलिंक V3 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, तो टोटल किए गए आपके 20। तो 20 उपग्रहों को पहली बार एक साथ लॉन्च किया गया है। प्रशांत यादव, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राधे राधे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, स्पेस एक्स कंपनी है आपकी। तो स्पेस एक्स स्टारशिप का 13वां परीक्षण सफल रहा। इस 13वें परीक्षण में उसने 20 स्टारलिंक V3 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। रॉकेट ने हिंद महासागर में सफल नियंत्रित स्प्लैश डाउन किया। इसके साथ ही इसका उद्देश्य देख लें कि नासा के आर्टेमिस मिशन एवं भविष्य के मंगल अभियान के लिए तकनीकी परीक्षण था। इसका महत्व की बात की जाए तो यह परीक्षण पुनः उपयोगी रॉकेट तकनीक, उपग्रह तैनाती क्षमता और गहरे अंतरिक्ष अभियानों की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो स्पेस एक्स ने अभी हाल ही में, तो देखो 3-4 सवाल पूछे जाते हैं। जो जिस प्रक्षेपण यान से आपका ये उपग्रह लॉन्च किए गए, वो आपका स्लैश डाउन कहां पर हुआ? हिंद महासागर में। कितने उपग्रह? 20 स्टारलिंक V3 उपग्रह। कौन सा परीक्षण था? संख्या में 13वां। कौन कौन से अभियान के लिए इंपॉर्टेंट है ये? नासा आर्टेमिस मिशन और मंगल अभियान के लिए। बस ये 3-4 पॉइंट आप इसमें याद रखिए, आपका शानदार हो जाएगा यहां से। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय का 20 अब आया है। माधुरी कौशिक, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला सवाल क्या है अपना? अगला क्वेश्चन है कि भाई भारतीय वायुसेना के द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान संचालित अभियान का नाम क्या था? देखो, अभी हमने कारगिल विजय के उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया था, वो मैं अभी नाम नहीं लूंगा। तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट डेज में शामिल होगा। 11 का बी आंसर किया संजय ने, वेरी गुड। विजय, ऑपरेशन विजय। संजय का बिल्कुल 26 जुलाई को मनाया जाता है। प्रशांत ने भी बी आंसर किया है। और किसी का कोई आंसर? देखो, भारत और पाकिस्तान के अभी तक 3 बार लड़ाइयां हुई हैं आमने सामने। एक हुई थी 1965 में, एक हुई है 1971 में, और एक हुई है 1999 में। लेकिन 1999 को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन ही हमने कारगिल वॉर को समाप्त करके जीत लिया था। हिमांशु यादव ने बी किया है, प्रशांत यादव ने बी, और देवेंद्र ने सी किया है। बिल्कुल 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय। तो थोड़ा सा देख लेते हैं ऑपरेशन विजय के बारे में। ऑपरेशन विजय क्या है? देखो, कारगिल विजय दिवस जो मनाया जाता है आपका, ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बात तो ये याद रखिए, कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को।
तो ये हमारा 27वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया था रिसेंट में। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी से संबंधित है, जबकि ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स से शामिल है। तो इन दोनों की सफलता की स्मृति में यह मनाया जाता है। कौन कौन से दिवस की सफलता की स्मृति में? एक है आपका ऑपरेशन विजय, एक है ऑपरेशन सफेद सागर। यह दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के साहस एवं बलिदान को समर्पित है। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2026 को कौन सा मनाया गया? 27वां। हम वीरों को नमन जिन्होंने देश पर मर मिटने की ठानी है। तो युद्ध काल की बात करूं कि भाई अपना जो युद्ध था वो लगभग 60 दिन तक चला था। 3 मई से लेकर 26 जुलाई 1999 तक 3 महीने ये वॉर चला आपका, और घुसपैठियों को खदेड़ करके अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया था। तो उन वीरों के बलिदान से ही हम आज अपने तिरंगा झंडा को गर्व से लहरा रहे हैं, ये बात भी आप याद रखना। तो चलिए अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं आज। अगला क्वेश्चन है कि भाई मैंग्रोव पारितंत्र संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल डे कौन से तिथि को मनाया जाएगा? इसका जल्दी से आंसर कीजिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आंसर दीजिए इसका। मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव पारितंत्र, मैंग्रोव इकोसिस्टम कंजर्वेशन इंटरनेशनल डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 26 जुलाई या फिर 2 फरवरी? भाई जुलाई का करंट अफेयर चल रहा है, तो कविता जी ने सबसे पहले आंसर किया है बी, प्रशांत सी। हाँ, तो भाई 26 जुलाई को मैंग्रोव इकोसिस्टम कंजर्वेशन इंटरनेशनल डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है इसके पीछे हम लोग देख लेते हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी लोग। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के इस मोरल सपोर्ट के लिए। देखो मैंग्रोव पारितंत्र संरक्षण अंतरराष्ट्रीय दिवस आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बात, ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। 2026 में इसका कौन सा आयोजन था? 11वां। इसका मतलब पहली बार ये कब मनाया गया था? 2016 में। इसका उद्देश्य क्या है? मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण और उसके पारिस्थितिक महत्व के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना लोगों में। तो मैंग्रोव वनस्पति का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है? तो भाई ये कार्बन अवशोषक में सहायक होता है। इसका मतलब मैंग्रोव वनस्पति आपकी कार्बन सिंक का काम करती है। दूसरा, ये तटीय क्षेत्रों में पाई जाती वनस्पति है, और तटीय क्षेत्रों में जो कटाव होता है सागरीय तरंगों के द्वारा उसको रोकता है और बाढ़ से सुरक्षा करता है। तीसरा, जलीय जीवों के लिए ये प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, जैव विविधता का संरक्षण करता है, और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का एक स्रोत भी है। तो ये थोड़ा सा 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। मैंग्रोव की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा, इसकी थीम भी याद रख लेना। ये इतने पॉइंट आपके इसमें शामिल हो जाएंगे। क्या क्या कमेंट्स आए हैं आप लोगों के? 26 जुलाई 26 सी। हाँ, O2 लेवल को बढ़ाता है और CO2 लेवल को कम करता है। इसका मतलब कार्बन सिंक की तरह काम करेगा। सर ऐसी ही क्लास लाया करो डेली, हमारे लिए बहुत यूज। हाँ, डेली 7 से 8 ऐसे ही क्लास रहेगी आपकी कंटिन्यूअस। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो 26 जुलाई मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया था, आंसर लगा दिया था कि नहीं लगाया था? तो यहाँ 26 जुलाई हो गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला सवाल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अभी मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना घोषित की गई है, तो किस राज्य के द्वारा घोषित की गई है? मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? समय अपने पास 10-11 मिनट का और है। देखते हैं 10-11 सवाल इतने समय में आपके हो जाएंगे। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई है। किस राज्य ने लॉन्च की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल। अब आप ये मत सोच लेना कि भाई जो आपके तटीय राज्य हैं वहीं पर मछुआरों से संबंधित योजना आपकी लॉन्च की जाएगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। अब इसमें 2 तटीय राज्य दे दिए जिनका संबंध सागर महासागर से है, और 2 आपके पहाड़ी राज्य दे दिए। तो किस किसने सही आंसर किया है? एक तो दिव्या ने हिमाचल प्रदेश बी आंसर किया है, संजय सिंह ने बी आंसर किया है, प्रशांत ने ए किया है, हिमांशु यादव ने डी किया है।
तो देखो अभी हिमाचल प्रदेश राज्य ने, कौन से राज्य ने, हिमाचल प्रदेश राज्य ने कौन सी योजना लॉन्च की है, मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना। अब इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना लॉन्च की है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस योजना की शुरुआत की है। इससे जो लाभ मिलेगा वो मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि में 3,500 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि दी जाएगी। इसमें लाभार्थी लगभग 37,000 मछुआरे परिवारों को बनाया जाएगा। वार्षिक बजट इस योजना का 1,20,00,000 रुपए रखा गया है। इसका वार्षिक बजट कितना है, 1,20,00,000 रुपए का। तो मछुआरों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और योजना के प्रमुख उद्देश्य, इसमें प्रतिबंध अवधि में आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका मतलब जब जब सरकार मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाएगी उस दौरान सरकार प्रत्येक मछुआरा परिवार को 3,500 रुपए की एक मुश्त राशि इसमें प्रदान करेगी। इसके साथ ही मछुआरा परिवारों की आजीविका की सुरक्षा होगी, मछली पालन के क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण होगा। तो ये इसका आपका एक उद्देश्य है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या मैं से क्या कविता जी, सर मेरा आंसर पहले वाले क्वेश्चन का था, इसका तो 26 जुलाई है। ओके, तो शायद कमेंट आपका लेट आ रहा है, हो सकता है कमेंट आपका लेट आ रहा हो। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है। और ये योजना कब काम करेगी आपकी, तो ये तब काम करेगी जब सरकार मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा देती है। और मछली पकड़ने पर पाबंदी लगाएगी तो भाई मछुआरा परिवार अपना लालन पालन कैसे करेंगे, तो उनको 3,500 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि भाई उड़ीसा सरकार ने अभी एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है। तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ में साझेदारी की है। पहला है ऑप्शन इन्फोसिस, दूसरा है टीसीएस, तीसरा है एचसीएल टेक और चौथा है विप्रो। ये सारी की सारी आपके आईटी कंपनियां हैं। इनमें से कौन सी कंपनी के साथ में उड़ीसा सरकार ने अभी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं या किसके साथ में साझेदारी की है। फटाफट जल्दी से आंसर कीजिए, अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं अपने, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है। सी आंसर किया है संजय जी ने, एचसीएल टेक, वेरी गुड। दिव्या, एचसीएल टेक, शानदार। और किसी का कोई क्वेश्चन आंसर। एचसीएल टेक आ रहा है, 2 लोगों का आंसर आया, बाकी लोगों का नहीं आया अभी। फटाफट कीजिए भाई। चलिए, तो आंसर आपका सही है, एचसीएल टेक के साथ में ही साझेदारी की है। तो थोड़ा सा एचसीएल टेक के बारे में जान लें। तो देखो उड़ीसा सरकार ने अभी हाल ही में 14,257 करोड़ का एक एआई डेटा सेंटर खोला है। और ये समझौता आपका एचसीएल टेक के साथ में किया गया है। एमओयू की बात करूं कि भाई कौन कौन किस किस कंपनी ने अपना एमओयू शामिल किया है। उड़ीसा सरकार ने एक तो एचसीएल टेक और एक सर्वम एआई के साथ में एमओयू साइन किया है। परियोजना की टोटल लागत जो होगी वो 14,257 करोड़ होगी। स्थान कहां पर, तो उड़ीसा सोवर्जिन एआई पार्क आपका कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। इसकी विशेषता देखें तो एचसीएल टेक का भारत का पहला एआई डेटा सेंटर होगा। अन्य पहल देखें तो भाई भुवनेश्वर में ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होगा जिससे लगभग 5,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अब ये योजना उड़ीसा को कैसे बेहतर बनाएगी, तो भाई एआई और क्लाउड तकनीक का हब उड़ीसा बन जाएगा। इससे डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक विकास और निवेश में वृद्धि होगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो एआई डेटा सेंटर आपके उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थापित किया जा रहा है। कौन कौन सी कंपनी, तो एचसीएल और सर्वम एआई कंपनी के साथ में उड़ीसा सरकार ने एमओयू यहां पर साइन किया है। तो देख लें प्रशांत, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था, अच्छा कोई बात नहीं, आप बताइए सर। बता दिया बेटा, देख लीजिए। उड़ीसा सरकार ने टोटल लागत, टोटल बजट आपका 14,257 करोड़ रुपए का यहां पर रखा है। तो 14,257 करोड़ रुपए के साथ में भुवनेश्वर में एचसीएल लिमिटेड और एचसीएल टेक और सर्वम एआई के साथ में ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखो अब 15 क्वेश्चन आपके 28 जुलाई की करंट अफेयर से बने थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और मॉडरेट लेवल पर बना दिया गया है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि सारनाथ उत्तर प्रदेश का चौथा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
और सारनाथ को 1998 में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था? सही उत्तर चुनना है, केवल एक, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, या केवल दो। क्या आंसर होगा इसका? अब ये तो आप बता ही सकते हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भाई सारनाथ यूपी का चौथा, इंडिया का तो अभी मैंने बता ही दिया था कि इंडिया का 45वां स्थल बन गया है, यूपी का चौथा, और 1998 में इसे टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा? सी आंसर आया है, हिमांशु यादव सी। दिव्या सिंह शेखावत सी। प्रशांत सी। दिव्या एक और दो दोनों। तो देखिए ये दोनों सही है भाई, यूपी इंडिया का 45वां, यूपी का चौथा, तो तीन आगरा के ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी, तो इन तीनों को मिला करके और एक सारनाथ, चार हो गए। 1998 में यूनेस्को ने इसे अपनी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था, इसलिए आपके बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे, एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। तो देखो यूनेस्को की अस्थायी सूची यानी कि टेंटेटिव लिस्ट में इसको 1998 में शामिल किया गया था, और अभी हाल ही में जब इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया, तो इसका जो नॉमिनेशन लिया गया था वो 25 जनवरी 2025 को लिया गया था। इंडिया का ये 45वां स्थल बन गया है, और 45वां, और यूपी का चौथा बन गया है। इससे पहले ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी, इनको शामिल किया जा चुका था 1998 ईस्वी। वेरी गुड संजय जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है आपका? अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अभी नेचुरल गैस फ्यूचर्स का एक बेंचमार्क जारी किया गया है, आईजीएक्स दहेज हब। बेंचमार्क आईजीएफ दहेज हब की कीमत है, इसकी ट्रेंडिंग यूनिट 250 MMBTU है। नेचुरल गैस फ्यूचर्स का एक बेंचमार्क आईजीएक्स दहेज हब, और इसकी ट्रेडिंग यूनिट 250 MMBTU है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा? हाँ, 4/45। वेरी गुड भाई। डेली जो भी बच्चे करंट अफेयर जुड़ना चाहते हैं वो डेली 7 से 8 आ सकते हैं, उसमें एमसीक्यू प्लस थ्योरी। अब ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, अगर टेलीग्राम पे भी ना मिले तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं वहां से आपको टेलीग्राम चैनल पर जोड़ दूंगा। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं टेलीग्राम पे जोड़ दूंगा, और सारी पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। तो भाई इसका आंसर होगा केवल एक। केवल एक क्यों होगा पहले समझिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आगे 15 क्वेश्चन कराए थे आपके, उन्हीं में से आपका जो नेचुरल गैस फ्यूचर्स बेंचमार्क है वो है दहेज हब। क्या है? दहेज हब। तो ये इंडियन गैस एक्सचेंज का आईजीएक्स का क्या है, बेंचमार्क लॉन्च किया गया है, और इसकी जो ट्रेडिंग यूनिट है वो 250 MMBTU नहीं है, बल्कि कितनी है? 1 MMBTU है। तो 250 MMBTU तो बहुत ज्यादा हो गई, केवल कितनी है? 1 MMBTU, इसलिए आपका ऑप्शन केवल एक सही होगा। तो ये वाला रॉन्ग हो जाता है, तो ऑप्शन केवल एक सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अब देखो आपको तीन स्टेटमेंट इसमें दे रखे हैं, एक तरफ कुछ संस्थाएं दे रखी हैं और एक तरफ आपके शहर दे रखे हैं कि भाई कौन से शहर में उन संस्थाओं का हेडक्वार्टर है। जैसे एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका मुख्यालय मुंबई में, ब्यूना फिनटेक इसका हैदराबाद में, और CSIR IMMT इसका भुवनेश्वर में। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा? एनएसई, ब्यूना फिनटेक और CSIR IMMT। चलिए मैं बता देता हूं, देखो एनएसआई का जो मुख्यालय है ये आपका कहां पर है? तो भाई इसका मुख्यालय, एनएसई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ब्यूना फिनटेक भारत की प्रमुख फिनटेक कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, और CSIR भुवनेश्वर में। तो इसका मतलब आपके एक, दो और तीन, तीनों ही आंसर आपके सही होंगे इसमें, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। संजय सिंह 3। अस्मिता जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो
तो आपके जो नंदन नीलेकणी हैं, इनको परीक्षा टास्क फोर्स से इनका संबंध है। माइया सांडू मोल्दोवा के राष्ट्रपति हैं। गोरदाना सिल्जानोवस्का दावाकोवा रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। और प्रहलाद जोशी अतिरिक्त शिक्षा मंत्री हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको सिर्फ वो स्टेटमेंट बताना है। अस्मिता, संजय, प्रशांत, दिव्या, तो भाई इनमें से कौन सा सही नहीं है। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री का हमें पता चल गया कि भाई प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, किसका, एजुकेशन मिनिस्ट्री का। और नंदन नीलेकणी को परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। अब बचे आपके दो। अब यहीं पर दिक्कत होगी आपको, एक तो आपको मोल्दोवा का राष्ट्रपति बताना है, एक आपको रोमानिया का बताना है। इन दोनों में से ही ऑप्शन चूज करना है। संजय ने सी आंसर किया है, गोरदाना सिल्जानोवस्का। चलो देखते हैं। देखो, निम्नलिखित में से तो नंदन नीलेकणी आपके परीक्षा टास्क फोर्स से संबंधित है, ये सही है। माइया सांडू जो है आपकी, ये गलत है। ये मोल्दोवा की नहीं है, बल्कि रोमानिया की राष्ट्रपति है। कहाँ की है, रोमानिया की। यही बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद गोरदाना सिल्जानोवस्का दावाकोवा ये आपके मोल्दोवा उसके हो जाएंगे, क्या नाम है, ये रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। और माइया सांडू मोल्दोवा के नहीं, बल्कि रोमानिया की हैं। प्रहलाद जोशी अतिरिक्त शिक्षा मंत्री हैं। तो बी आंसर आपका गलत है इसमें। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध ब्रिक्स 2026 की बैठकों से नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था ब्रिक्स की 3 बैठकें भारत में हुई हैं, उनमें से ऐसी कौन सी बैठक है, आप देखते ही बता दोगे कि भाई ये ब्रिक्स से नहीं, इसका संबंध अलग है आपका। बी गलत है, हाँ, रोमानिया। निम्न में से किसका संबंध ब्रिक्स 2026 की बैठकों से नहीं है। तो देखिए, व्हाइट पेपर भी महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया। डीआरआर मंत्री स्तरीय बैठक आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेटवर्क यूनिवर्सिटी सम्मेलन भी आपका दिल्ली में आयोजित किया गया। अब G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप जो है, ये आपका किससे संबंधित नहीं है, ये ब्रिक्स से संबंधित ना होकर के ये G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित है। तो G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ए कहां से होगा, ये तो मैंने बताया था ना, व्हाइट पेपर महिलाओं के लिए इनोवेशन को लेकर के लॉन्च किया गया है। संजय, इसके बाद अगला क्वेश्चन, यहां पर यही है, G20 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भाई HCL टेक का पहला AI डेटा सेंटर महाराष्ट्र में स्थापित होगा। दूसरा, बिंजिम बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। तीसरा, भारत रोमानिया ने 2028 को इनोवेशन ईयर घोषित किया है। या वियोना फिनटेक की स्थापना 2020 में हुई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो देखिए, यहां पर HCL टेक का जो पहला AI डेटा सेंटर है, ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने 14,225 करोड़ रुपए के बजट से अपना पहला AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। कहां पर, भुवनेश्वर में। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका यहां पर। उसके बाद दूसरा है कि बिंजिम बंदरगाह, जिसे अभी कस्टम बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया, ये तमिलनाडु में न होकर के कहां पर है, केरल में है। तो सिविक कंपनी ने इसको क्या किया है, दर्जा दिया है। और भारत रोमानिया 2028 को इनोवेशन ईयर के रूप में, यानी कि नवाचार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों घोषित किया गया, क्योंकि अभी हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर हैं, उत्तरी मैसेडोनिया, मोल्दावा और रोमानिया। और रोमानिया की राष्ट्रपति ने इनको अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया और इनोवेशन ईयर घोषित किया कि भाई 2028 को भारत और रोमानिया एक नवाचार वर्ष के रूप में मनाएंगे। और वियोना फिनटेक की जो स्थापना है, ये 2020 में ना होकर के कब है, 2018 में हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी लग रहा है या सी है। अब एक, ये हमारी क्लास आज समाप्त होती है। एक इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं भाई, हमारे 2 YouTube चैनल हैं। एक जो केबल और केबल सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे आप RAS, PCS, UP PCS, MP PCS, RO ARO,
इलाहाबाद हाई कोर्ट, इनकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित सारी क्लासेज आपको अर्थ IQ पर मिलेंगी। और दूसरा प्लेटफॉर्म है आपका अर्थ IQ एजू, यानी कि अर्थ IQ एजुकेशन, जो पूरी तरीके से सिर्फ टीचिंग सेगमेंट से संबंधित या टीचर भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, CTET, UPTET, सुपरटेट, KBS, DSSB, इन सभी परीक्षाओं का पूरा कंटेंट आपको अर्थ IQ एजुकेशन पर मिलेगा और सिविल सर्विस से संबंधित आपको अर्थ IQ मिलेगा। तो भाई दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।